जब आंख खुले मेरी तो धरती उत्तराखंड की हो, जब आंख बंद हो मेरी तो तस्वीर उत्तराखंड की हो। अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, पर जब अर्थी सजे मेरी तो मिट्टी उत्तराखंड की हो। जी हाँ, ये लाइनें फिट बैठती हैं उत्तराखंड के एक ऐसे गढ़ सपूत पर जिसने पूरी जिंदगी पहाड़ को जिया है, जिसने क्रांति और अपने कड़े संघर्ष के बलबूते पर प्रदेश और राष्ट्र की मुख्य धारा में पहाड़ का झंडा बुलंद किया है। जिस गढ़वीर के सीने में बाल्यकाल से आज तक एक बालक हमेशा बसा रहा, हिलोरे मारते रहा और हमेशा उस भूमि के लिए कुछ करने को ललकारता रहा, जिस भूमि की मिट्टी में उस क्रांतिवीर ने जन्म लिया था। यही कारण था कि वह शख्स हमेशा शहर की सुख सुविधाओं को छोड़ पहाड़ के कटीले रास्तों पर ही जूझता रहा, रास्तों के अजंड पत्थरों को काट कर लोगों के लिए सुगम राह बनाता रहा। गांवों और ग्रामीणों के विकास के लिए शासन प्रशासन के दमन से पूरे जीवन जूझता रहा, भिड़ता रहा। उत्तराखंड में विश्वविद्यालय खुलवाने, पानी बिजली पहुंचाने या गांवों तक सड़क पहुंचाने के लिए कानून को अपने हाथ में लेने से भी पीछे नहीं हटा और जनहित के लिए दर्जनों बार जेल गया। यह क्रांतिकारी, यह जोशीला युवा, यह गढ़ सपूत और कोई नहीं, सूर्य के तेज की तरह उत्तराखंड का नाम देश दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने वाला तथा फील्ड मार्शल की नाम की उपाधि से अलंकृत पहाड़ का लाल श्री दिवाकर भट्ट है। श्री दिवाकर भट्ट जी का जन्म टिहरी गढ़वाल के विकासखंड कीर्तनगर की पट्टी बडियारगढ़ के सुपार गांव में श्री भोलादत्त भट्ट जी के घर 10 अक्टूबर सन 1946 में हुआ। श्री भट्ट बचपन से ही तेजस्वी और स्वाभिमानी रहे हैं। श्री भट्ट की प्राइमरी शिक्षा गांव में तथा उच्च शिक्षा देहरादून और श्रीनगर गढ़वाल में हुई है। श्री भट्ट का जिस दौर में जन्म हुआ उस समय देश की आजादी का अवसर था। पूरा देश देशभक्ति के त्याग भावना से भरा हुआ था। हर कोई समाज के लिए, देश के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कर गुजरना चाहता था। बालक दिवाकर भट्ट के बाल मन में इसकी गहरी छाप पड़ी। पहाड़ में भारी गरीबी और सुविधाओं के अभाव से त्रस्त लोगों की पीड़ा का भी बाल मन पर गहरा असर पड़ा और बाल दिवाकर के अंदर किसी कोने में एक क्रांतिकारी ने सांस लेना शुरू कर दिया तथा हाई स्कूल इंटर की कक्षा तक आते आते जोशीले व क्रांतिकारी दिवाकर ने दमन के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया। पहाड़ की उपेक्षा, पहाड़ वासियों से सौतेला व्यवहार तथा पहाड़ वासियों का बलभैजी बोलकर उपहास उड़ाना श्री भट्ट को कतई बर्दाश्त नहीं था। भाई साहब, ये एड्रेस बता ना भाई साहब। कहाँ से आया तू? भाई साहब 20 लोग जाना भाई साहब। अरे 20 में छोड़, तू कहाँ से आया? भाई साहब मैं तो गढ़वाल से आ रहा हूँ भाई साहब, बद्रीनाथ केदारनाथ भाई साहब। अरे कौन से गढ़वाल से? भाई साहब बद्रीनाथ केदारनाथ भाई साहब। अरे इसमें क्या लेके जा रहा है? इस पे घी की मानी है भाई साहब और साग है, दाल है भाई साहब। ना बहन के लिए ना भाई साहब, ना भाई साहब। अरे भाई साहब क्या है तो नहीं भाई साहब आप भाई साहब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कौन हो? पहाड़ियों का मजाक उड़ाते हो? बोलो, आपके बाद उड़ाओगे पहाड़ी का मजाक? माफी मांगते हो? छोड़ दी। आज के बाद पहाड़ियों का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना। नहीं उड़ाओगे ना तो सब मेरे साथ बोलो, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। इस कारण श्री भट्ट की पहाड़ विरोधी लोगों से
अनेकों बार भिड़ंत हुई। पहाड़ का अपमान करने वालों को अपने हाथों से सबक सिखाने में भी श्री भट्ट पीछे नहीं रहे, जिस कारण उन्हें अनेकों बार पुलिस व प्रशासन के कोपभाजन का शिकार भी होना पड़ा। भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में मुश्किल से नजर आने वाला यह पहाड़ी भूभाग उस समय गढ़वाल और कुमाऊं के नाम से जाना जाता था। बड़े प्रदेश में यहाँ की भारी अनदेखी व उपेक्षा हो रही थी। पहाड़ अपना अस्तित्व, अपनी पहचान बचाने को छटपटा रहा था, परंतु किसी रक्षक, किसी मसीहा की तलाश थी। यह सब देखने के बाद बोली भाषा के आधार पर पहाड़ियों का उपहास उड़ाए जाने पर सैकड़ों लोगों से भिड़ने के बाद श्री भट्ट एक निर्णय पर आ पहुंचे। श्री भट्ट ने अब ठान ली थी कि पहाड़ का अस्तित्व, पहाड़ का विकास, पहाड़ का स्वाभिमान अब सिर्फ पृथक राज्य निर्माण से ही बचेगा। अतः निकल पड़े पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण के ध्वज को लेकर। पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का आंदोलन श्री दिवाकर भट्ट द्वारा सर्वप्रथम सन 1965 में शुरू किया गया और फिर लगातार राज्य निर्माण को लेकर जन जागरण करते रहे। श्री भट्ट के कार्यों की ख्याति तेजी से पहाड़ और मैदान में फैलने लगी तथा अपनी नेतृत्व क्षमता के चलते श्री भट्ट 1969 में बीएचएल हरिद्वार में मजदूर यूनियन के सचिव बन गए। हरिद्वार में पर्वतीय समाज की दीनहीन दशा को देखकर श्री भट्ट ने पर्वतीय समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक व शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तरुण हिमालय नामक संस्था की स्थापना की, जिससे लोगों को आत्मबल मिला। तरुण हिमालय में स्थापित विद्यालय में सैकड़ों बच्चे विद्या अर्जन कर अपना भविष्य सुधार रहे हैं। टिहरी नरेश राजा मानवेंद्र शाह पृथक राज्य के हिमाती थे। अतः जब 1969 में राजा मानवेंद्र शाह टिहरी से सांसद का चुनाव लड़े तो राज्य निर्माण की सहमति पर श्री भट्ट ने उनका चुनाव प्रचार तक किया। श्रीनगर गढ़वाल में गढ़वाल विश्वविद्यालय स्थापित करवाने में श्री भट्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके द्वारा सन 1971 में उठाई गई गढ़वाल विश्वविद्यालय स्थापना की मांग 5 मई 1973 को तब पूरी हुई जब श्री भट्ट ने विश्वविद्यालय नहीं तो नहीं खुलेंगे बद्रीनाथ के धाम जैसा नारा देकर सरकार समेत आम जन को चौंका देने वाली घोषणा कर डाली। बद्रीनाथ जाते हुए रास्ते में श्री भट्ट के बहुत सारे साथी गिरफ्तार भी कर लिए गए, परंतु श्री भट्ट की कूटनीति सफल रही। वे पुलिस प्रशासन को छकाते हुए बद्रीनाथ पहुंच गए। श्री भट्ट की कूटनीतिक चाल के आगे तत्कालीन उत्तर प्रदेश को झुकना पड़ा और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने दूरभाष पर श्री भट्ट से वार्ता की और उसी समय आयुक्त से 15 दिन के भीतर विश्वविद्यालय खुलवाने की घोषणा करवाई और आश्वासन के क्रम में बाद में विश्वविद्यालय खुला। तमाम संघर्षों व आंदोलन के बावजूद भी यह पहाड़ी भूभाग विकास और स्वाभिमान के लिए छटपटाता रहा। अतः पृथक राज्य निर्माण की दिशा में अग्रसर होते हुए आम जन को जागरूक करने का क्रम बनाए रखा। गांव-गांव, पहाड़ मैदान तक पदयात्राएं की तथा अनेक दलों व एक जैसे विचार के लोगों को एकजुट किया, जिसके क्रम में 1977 में उत्तराखंड राज्य परिषद का गठन हुआ, जिसमें श्री भट्ट को उत्तराखंड राज्य परिषद की यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया गया। उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर 1978 में उत्तराखंड राज्य परिषद के आह्वान पर फिरोजशाह कोटला मैदान नई दिल्ली में हजारों उत्तराखंडी लोग एकत्रित हुए और वोट क्लब तक रैली की, परंतु जब मंच पर बोलने की बारी आई तो दलगत भावनाओं के कारण नेताओं ने एक दूसरे को नीचे दिखाने का शर्मनाक कृत्य किया। इस घटना से श्री भट्ट को गहरा धक्का लगा और उन्होंने वही मन में ठान लिया कि वापस पहाड़ जाकर वे एक ऐसा नया क्षेत्रीय संगठन बनाएंगे जिसका मकसद केवल उत्तराखंड राज्य निर्माण होगा
श्री भट्ट के इसी निश्चय के चलते महान क्रांतिकारी श्रीदेव सुमन जी की पुण्यतिथि 25 जुलाई 1979 को मसूरी में गठित हो गया उत्तराखंड क्रांति दल। श्री भट्ट की योग्यता और संघर्षशीलता को देखते हुए उन्हें जनता ने 1983 में कीर्तिनगर विकास खंड का क्षेत्र पंचायत प्रमुख चुना। उनके कार्यकाल में क्षेत्र में नए स्कूल खुलने से लेकर सड़कों के निर्माण का ऐतिहासिक विकास हुआ। अपने श्रेष्ठ कार्यों के कारण श्री भट्ट 14 साल तक निरंतर क्षेत्र पंचायत प्रमुख बने रहे। वर्तमान में जो सड़कों का जाल बिछा है और जिन सड़कों पर लोग आज जो अपनी महंगी गाड़ियां सरपट दौड़ाते हैं, यह तमाम लोग बस या जीप आदि में आराम से सफर करते हैं। शायद यातायात का यह आनंद लोग कभी न ले पाते यदि इस विकास खंड में श्री दिवाकर भट्ट जैसा क्रांतिकारी व्यक्ति न होता। लोकहित में श्री भट्ट ने ऐसा काम किया जो संभवतः देश में किसी दूसरे नेता ने न किया हो। वन अधिनियम 1980 के कारण प्रदेश में पेड़ों के नाम पर सड़क निर्माण कार्य पूरी तरह बंद हो गए। विशेषकर देवप्रयाग कीर्तिनगर विकास खंड में दर्जनों मोटर मार्ग का निर्माण कार्य अटक गया। लोग हताश, निराश और असहाय थे। ऐसे में एक इलाज बाकी था। श्री भट्ट ने हाथ में कुल्हाड़ी उठाती और अनेकों सड़क निर्माण में बाधा बने पेड़ों को काटा। देवप्रयाग क्षेत्र में ही नहीं, प्रदेश में अनेक स्थानों पर पेड़ों के कारण बंद पड़ी सड़कों के लिए बाधा बने पेड़ों को व्यापक जनहित में काट डाला। इन तमाम स्थानों पर सड़कें तो बन गई, जनता को गाड़ी में सफर करने की सौगात भी मिल गई। यातायात की सुविधाओं के कारण गांवों का चमचमाता विकास भी हो गया। मगर श्री भट्ट को जनहित के इस कार्य की भारी कीमत चुकानी पड़ी। सालों मुकदमे झेलने पड़े, भारी आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा, पत्नी और परिवार को भी भारी कष्ट सहना पड़ा। पेड़ काटने के उन पर अनेकों मुकदमे दर्ज हुए और उन्हें 45 दिन की जेल की सजा काटनी पड़ी। श्री भट्ट की कल्पनाओं में तो अलग उत्तराखंड राज्य निर्माण हो चुका था, अतः अब राजधानी की आवश्यकता थी। जन भावनाओं की नब्ज टटोलने के बाद श्री भट्ट ने राजधानी के लिए साथियों संग गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य एक उचित स्थान का चयन कर लिया, जिसका नाम था गैरसैंण। 1992 में श्री भट्ट साथियों समेत वहां पहुंचे और वहां देश के महानायक क्रांतिकारी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति स्थापित कर राज्य की राजधानी घोषित कर डाली। वर्ष 1993 में उत्तराखंड क्रांति दल का श्रीनगर गढ़वाल में अधिवेशन हुआ, जिसमें पहाड़ के गांधी के नाम से विख्यात श्री इंद्रमणि बडोनी जी ने प्रस्ताव रखा कि अब राज्य निर्माण की निर्णायक लड़ाई शुरू हो जानी चाहिए। इसके लिए एक कप्तान की आवश्यकता थी। श्री भट्ट जी का अब तक का जीवन पराक्रम, साहस, हिम्मत, नेतृत्व क्षमता और क्रांति के खिताबों से भरा था। अतः सर्वसम्मति से श्री दिवाकर भट्ट को फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया और उन्हें राज्य आंदोलन के फील्ड मार्शल का कार्यभार सौंप दिया गया। अब पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण के निर्णायक आंदोलन की पारी आ चुकी थी। 12 जुलाई 1994 को फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट की लीडरशिप में मंडल मुख्यालय पौड़ी में पहली बार 5000 से अधिक लोगों ने पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दी। इसी प्रकार श्री भट्ट के नेतृत्व में ही 20 जुलाई 1994 को नैनीताल में 3000 से अधिक लोगों ने प्रदर्शन कर गिरफ्तारियां दी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अब 2 अगस्त 1994 से श्री दिवाकर भट्ट जी के नेतृत्व में मंडल मुख्यालय पौड़ी में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। फील्ड मार्शल श्री दिवाकर भट्ट के नेतृत्व में निरंतर सफल आंदोलन से तत्कालीन प्रदेश सरकार हिल गई और शांतिपूर्वक चल रहे अनशन स्थल पर 7 जुलाई 1994 को रात 10 बजे पुलिस ने आंदोलनकारियों पर जबरदस्त लाठीचार्ज कर दिया, जिससे सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस ने अनशन स्थल पर लाठीचार्ज से घायल श्री
इंद्रमणि बडोनी समेत प्रमुख आंदोलनकारियों को जबरन उठाकर पौड़ी से बहुत दूर मेरठ अस्पताल में भर्ती करा दिया। आंदोलन को कुचलने की शासन की इस चाल को फील्ड मार्शल श्री भट्ट भांप गए, अतः वे पुलिस को चकमा देने में सफल रहे और भूमिगत हो गए। पौड़ी में आंदोलन को कुचलने के शासन के कुचक्र के विरोध और पृथक राज्य निर्माण की मांग का ज्वालामुखी अब समूचे पहाड़ में फूट पड़ा था, मगर शासन प्रशासन ने हिटलरी दिखाते हुए अपने जुल्म बंद नहीं किए और भोले भाले पहाड़ वासियों के खिलाफ अनेक साजिशें रची, जिसका परिणाम था खटीमा मसूरी गोलीकांड। पौड़ी में लाठीचार्ज के बाद शुरू हुए शासन प्रशासन के दमन के कारण श्री भट्ट भूमिगत रहकर ही राज्य निर्माण आंदोलन को अलग जगाए हुए थे। श्री भट्ट उत्तराखंड से बाहर दिल्ली आदि में रहकर लोगों को आंदोलन से जोड़ने में लगे हुए थे। आंदोलनकारी ताकतों ने शासन प्रशासन द्वारा खटीमा व मसूरी में हुए गोलीकांड के विरुद्ध तथा निरंतर उत्तराखंड आंदोलनकारियों के खिलाफ दमनकारी कार्रवाई के विरुद्ध राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्मदिन 2 अक्टूबर 1994 को भारत सरकार को ज्ञापन देने के लिए दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया। श्री दिवाकर भट्ट को दिल्ली में रैली स्थल की व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई। दिल्ली कूच के आह्वान में देश भर से उत्तराखंडी शामिल हुए, मगर रैली से पूर्व ही दिल्ली में शांतिपूर्वक रैली की व्यवस्था में लगे श्री भट्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बीच मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे पर पुलिस ने देश के इतिहास में जो काला पन्ना जोड़ा वह किसी से छुपा नहीं है। रामपुर तिराहे पर न सिर्फ अनेक निहत्थे उत्तराखंड आंदोलनकारियों को गोलियों से भून लिया गया, बल्कि अनेक महिलाओं की इज्जत से भी खिलवाड़ किया गया। फील्ड मार्शल श्री दिवाकर भट्ट ने अब राज्य निर्माण तक बिल्कुल भी चुप न बैठने की कसम खा ली थी। अब बारी थी मैदानों से लोगों को जोड़ने की। अतः कुछ साथियों के साथ 10 अक्टूबर 1994 को बंबई प्रवासियों की बैठक में पहुंच गए। प्रवासियों की बैठक के बाद श्री भट्ट तत्कालीन शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए तथा श्री ठाकरे जी को भोले भाले उत्तराखंडियों के साथ केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे जुल्मों की बात बताई। श्री भट्ट के जीवन संघर्ष को जानकर श्री ठाकरे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न सिर्फ श्री भट्ट को हर प्रकार का नैतिक सहयोग देने की बात कही, बल्कि 14 अक्टूबर को आयोजित होने जा रहे महाराष्ट्र के सबसे बड़े धार्मिक पर्व विजयदशमी के भव्य समारोह का मुख्य अतिथि बना दिया। 1994 में शासन प्रशासन की तमाम दमनपूर्ण व हिंसक कार्रवाई, गोलीकांड व कर्फ्यू के कारण समूचे पहाड़ में मातम जैसे हालत बन। लोगों में भारी दहशत फैली, खौफ इतना कि आंदोलनकारी भी दोबारा आंदोलन के लिए सड़क पर उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। यह सब देखकर श्री भट्ट ने फिर आगे आने की ठान ली और बंबई से वापस आकर सबसे पहले अपने पुराने कुछ साथी इकट्ठे किए तथा एक रणनीति बनाई, जिसके तहत धनाभाव के बावजूद सर्वप्रथम मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे पर शहीद स्मारक की आधारशिला रखी और शहीदी स्थल का स्मारक द्वार बनाया। बाद में सरकार ने इसी स्थान पर भव्य शहीद स्मारक बनाया। तत्कालीन राज्य सरकार की बर्बरता और केंद्र सरकार की मुकदर्शिता के कारण चरम पर पहुंच चुका राज्य निर्माण का आंदोलन अब लगातार कमजोर पड़ने लगा था। यह वह वक्त था कि यदि आंदोलन उसी समय दोबारा न उभरता तो शायद फिर कभी दोबारा हो भी पाता या नहीं। इस बात को भांपते हुए श्री भट्ट ने एक नया निर्णय ले लिया। कुछ साथियों को तैयार किया और 8 नवंबर 1994 से शुरू कर दिया ऐतिहासिक स्थल श्रीयंत्र टापू पर अनिश्चितकालीन अनशन आंदोलन। श्रीनगर के पास नदी के बीचों बीच श्रीयंत्र टापू तक पहुंचने का एकमात्र साधन नाव को भी आंदोलनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया, जिससे कई दिनों तक प्रशासन बड़ी कोशिशों के बावजूद आंदोलनकारियों तक नहीं पहुंच पाया।
लेकिन 10 दिसंबर 1994 को पुलिस व प्रशासन ने सिलेंडर टापू के 15 किलोमीटर के दायरे में हजारों पुलिस फोर्स के साथ घेराबंदी कर दी और रात्रि के समय धावा बोलकर निहत्थे आंदोलनकारियों पर जबरदस्त लाठियां बरसाई व बेदर्दी से 2 आंदोलनकारियों को मारकर नदी में बहा दिया, जबकि 60 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर दिया गया। दरअसल उच्च स्तर पर एक षड्यंत्र के तहत पुलिस प्रशासन आंदोलन के अगुआ फील्ड मार्शल श्री दिवाकर भट्ट को मुठभेड़ दिखाकर मार देना चाहता था, मगर समर्थकों को इसकी भनक लग गई और वे श्री भट्ट को किसी तरह वहां से छुपाकर भगा ले जाने में सफल हो गए। मौत के डर को भी जो पीछे छोड़ दे, ऐसे जुनूनी व्यक्तित्व इस संसार में कम ही जन्म लेते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हैं श्री दिवाकर भट्ट। षड्यंत्र टापू पर भी शासन प्रशासन के दमन की इंतहा से दुखी होकर श्री भट्ट पहुंच गए केटोश्री माता व आचार्यों के पावन धाम 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित खैट पर्वत और वहां डेरा डालकर शुरू कर दिया आमरण अनशन। यह ऐतिहासिक स्थल टिहरी जिले में पड़ता है। श्री भट्ट द्वारा पौराणिक धार्मिक महत्व के इस खैट पर्वत पर आमरण अनशन करने से यह स्थान समाचार पत्रों की सुर्खियों में आ गया। 4 जनवरी 1995 को एक नया कीर्तिमान बना। भारत सरकार से पहली बार वार्ता का प्रस्ताव आया। श्री भट्ट ने वार्ता का प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अनशन समाप्त नहीं किया और 16 जनवरी 1995 को साथियों के संग पहुंच गए दिल्ली के जंतर मंतर पर। 19 जनवरी को भारत सरकार के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री इब्ने सफी व विदेश राज्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने राज्य निर्माण की सहमति जताते हुए श्री भट्ट से वार्ता तथा जूस पिलाकर श्री भट्ट का अनशन तोड़वाया। लेकिन कई महीनों के इंतजार के बाद भी पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा नहीं हुई। समय व्यतीत होता रहा, राज्य निर्माण की मांग धीमी पड़ने लगी। राज्य निर्माण के लिए श्री भट्ट के पास अब पुनः अनशन शुरू करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अतः 1998 में श्री भट्ट पुनः पौड़ी में अनशन पर बैठ गए। 15 दिनों के अनशन के बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल ने श्री भट्ट को राज्य गठन की चल रही प्रक्रिया से अवगत कराया और कहा कि शीघ्र ही राज्य गठन की घोषणा होगी। अंततः वह दिन आ ही गए जिसके लिए श्री दिवाकर भट्ट और तमाम राज्य आंदोलनकारियों ने अपना पूरा जीवन इस आंदोलन में झोंक दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल नाम से राज्य की घोषणा कर दी। 9 नवंबर 2000 को राज्य का गठन हुआ। मार्च 2002 में नवसृजित उत्तरांचल प्रदेश के प्रथम चुनाव में जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। राज्य आंदोलनकारी परेशान थे क्योंकि आंदोलन के दौरान उन पर दर्ज मुकदमों के कारण उन्हें भारी यातनाएं झेलनी पड़ रही थी। श्री भट्ट लगातार सरकार से आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग कर रहे थे, परंतु 10 माह व्यतीत हो जाने व सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद भी आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं हुए, जिससे भारी नाराज होकर श्री भट्ट ने पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी व जेल में अनशन शुरू कर दिया। अंततः 2003 में सरकार ने प्रदेश भर के लगभग 337 आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए। इस प्रकार श्री भट्ट का जेल में भी 32 दिनों का आमरण अनशन रहा। राज्य बनने के बाद भी श्री भट्ट जी के मन में बैठा आंदोलनकारी चुप नहीं बैठा। कारण यह था कि उत्तराखंड को केवल राज्य घोषित कर देना ही काफी नहीं था। राज्य बनने के पीछे तो मूल भावना आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप राज्य बनाने की थी, जो राज्य बनने के 5 साल बाद भी श्री भट्ट को नजर नहीं आया। खिन्न होकर श्री भट्ट ने एक बार पुनः आंदोलन का बिगुल बजा दिया और फिर ढूंढ ली एक और अन्य ऐतिहासिक जगह। अब यह जगह थी ऐतिहासिक चंद्रकूट पर्वत।
टिहरी जिले में स्थित यह चंद्रकूट पर्वत वही है जिसकी चोटी पर सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ देवी चंद्रवदनी का मंदिर विराजमान है। चंद्रकूट पर्वत के आंदोलन ने इतना व्यापक रूप लिया कि तत्कालीन तिवारी सरकार को श्री भट्ट की सभी मांगों को मानना पड़ा। श्री भट्ट की इस ऐतिहासिक क्रांतिकारी जीवन यात्रा में यूं तो समय समय पर अनेक संघर्षशील व जुनूनी लोगों ने साथ दिया। अनेक ऐसे नाम आते हैं जिन्होंने श्री भट्ट का कठिन आंदोलन में भी पूरा साथ दिया, परंतु श्रीमती इंदु एक ऐसा नाम है जिन्होंने न सिर्फ जीवन भर श्री भट्ट का जीवन संगिनी के रूप में साथ निभाया, बल्कि उनके संघर्षों में भी उनकी हिम्मत व ताकत बनी रही तथा श्री दिवाकर भट्ट जिस आंदोलन, अनशन तथा जेल यात्रा रूपी आग का बार बार सामना करते थे, उसी आग में श्रीमती इंदु भट्ट भी हमेशा झुलसती रही। जब वर्ष 2002 में नवसर्जित उत्तराखंड राज्य के प्रथम चुनाव की अधिसूचना जारी हुई तो श्री भट्ट ने अपनी मूल विधानसभा देवप्रयाग से चुनाव लड़ने का मन बनाया और पत्नी श्रीमती इंदु भट्ट को मन की बात बताई। लेकिन ऐसी कौन सी बात थी जिसे श्रीमती भट्ट ने कभी साथ देने से मना किया हो और हमेशा की तरह हाँ बोल दिया। पर इस दफा पहली बार श्रीमती भट्ट ने पति से कुछ बोलने की इजाजत मांगी, जिसे श्री भट्ट ने पूर्ण सम्मान के साथ सुना। देखा जी, मैं तुम्हारे साथ कब नहीं देनी, कब का आंदोलन में तुम दगड़ी रहो, खैर पर्वतम वे ठंडवा में तुम दगड़ अनशन में बैठी रहो। हाँ बैठी रहे, हमेशा तुझ मेरे साथ देनी, फिर आज क्यों किले से सोचना पड़ी। श्रीमती भट्ट ने कहा, आप हमेशा स्वाभिमानी रहे हैं, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए आपने अनेकों त्याग किए हैं। हम स्वाभिमान से जिए हैं। आप सिद्धांतवादी हैं, पर आज सिद्धांतवादी जीते ये जरूरी नहीं। आंदोलन में आप कभी नहीं हारे, परंतु आंदोलन और चुनाव में फर्क है। आप पहले भी चुनाव लड़कर देख चुके हैं, लेकिन अब अगर हम चुनाव हारे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं जी नहीं पाऊंगा। अरे इन्नी बेसब्दू इंदु, अरे हम लोगों का खातिर क्या नहीं करें, और लोग हम दगड़ी इनु अन्याय नहीं कर सकता। लोग हम दगड़ी इनु अन्याय नहीं करना। अरे हम लोगों खातिर आंदोलन करी, तपस्या करी, लोगों का खातिर हम जेलों में सड़े और लोग हम दगड़ी इनु अन्याय करना ना। हिंदू ना, हम चुनाव नहीं हारला, हम जरूर चुनाव जीतला। भगवान मेरा जो तुम बोलना चाहो सच हो, पर अगर हम हार गया तो तुम दगड़ मेरी आंखों से तोड़ोगे। चुप कर, कैसे बोली इन्हीं बोलना, इन बेबाक बात नहीं बोलना हिंदू। तुम चिंता नहीं, मैं तुम दगड़ी चाहिए जीते जी और मरने का बाद भी दिन रात तुम दगड़ी रहोगे। ए जी, अच्छा चलो खाना खोलो। चल खाना लो, मैं आऊँ। चल श्रीमती भट्ट को अपनी पति के विश्वास पर पूरा भरोसा था, अतः पति के चुनाव लड़ने के लिए मान गई। अरे क्या बात, थक गए क्या? ते मालूम छे आज क्या छे? आज सोमवार छे। तुम्हें थे भी पता छे कि आज सोमवार छे, पर आज कोई खास दिन छे। आज कोई खास दिन छे? पता नहीं भाई, तुम्हें बता दो। आज हमारे ब्यो करा 31 साल भेगिन। आज हमारा ब्यो यहाँ 31 साल में गिन।
हाँ। अच्छा, अरे यार देखदा कब 31 साल बीत गई, पता ही नहीं चली। तुमथे पता नहीं चली, पर मिथे पूछा कन के बीते में 31 साल। क्या मतलब? तू क्या मुन चाणी छे? क्या मैं तेरे साथ भी नहीं? कभी तुम धरना माँ, कभी अनशन माँ, कभी जेल माँ, कभी घर में आटू नहीं, बच्चे की फीस नहीं। तुम्हारी सारी जिंदगी ये समाज खातिर रहे। चलो खो गए हो, हल्का से ठीक हो, उनको बोलो उठो। चलो रूम पड़ी। प्रमुख पड़िए। चल फिर। हाँ उठो। चुनाव हुआ। श्रीमती भट्ट ने पूरे चुनाव में दिन रात एक करके श्री भट्ट के लिए जनता से वोट मांगे, परंतु हुआ वही जो चुनाव में होता है। श्री भट्ट भारी लोगों से राज्य की लड़ाई तो जीत गए, परंतु चुनाव की लड़ाई में अपनों के बीच हार गए। न जाने ईश्वर को क्या मंजूर था, श्री भट्ट के जीवन में सबसे बड़ी अनहोनी हो गई। जैसे ही मतगणना स्थल से श्री भट्ट के हारने की घोषणा हुई, घर में जीत की खुशखबरी की टकटकी लगाए बैठी श्रीमती इंदु भट्ट इस वज्रपात को सहन नहीं कर पाई। बंदूक की गोली तक सह जाने वाले श्री दिवाकर भट्ट के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा सदमा था। पहाड़ जैसे मजबूत दिखने वाले श्री भट्ट के लिए आज भी यह ऐसा घाव है जो जरा सा खुरदने पर दर्द दरिया बनकर उभर आता है। वर्ष 2007 में फिर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए। श्री भट्ट ने पुनः देवप्रयाग विधानसभा से उत्तराखंड क्रांति दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। चुनाव में वोट मांगते हुए श्री भट्ट को ऐसा लगा जैसे उनकी पत्नी देवी के रूप में उनके साथ चल रही हो। जनता ने भूल सुधार की और श्री भट्ट को भारी मतों से विजयी बनाया। 2007 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उकरान के समर्थन से राज्य में भाजपा ने सरकार बनाई, तो श्री भट्ट का राज्य के लिए योगदान तथा उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें राजस्व व खाद्य आपूर्ति मंत्री जैसे 14 महत्वपूर्ण विभाग देकर काबीना मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। श्री भट्ट ने राज्य की नब्ज को टटोलते हुए राज्य हित में जहां प्रशासनिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग का सफलता से संचालन किया, वहीं भूमि सुधार जैसे नए कानून बनाकर अंग्रेजों के बनाए अनेक कानून भी समाप्त किए। श्री भट्ट ने बतौर मंत्री बेदाग रहकर अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा किया। बड़े विभागों का सफल संचालन करने पर श्री भट्ट सरकार के मंत्रिमंडल में सबसे प्रभावशाली मंत्री बनकर उभरे। मंत्री के साथ साथ विधायक के रूप में भी उनके विकास कार्यों को बहुत सराहा गया। सराहनीय कार्यों के लिए श्री भट्ट को एक श्रेष्ठ विधायक के खिताब से भी नवाजा गया। वर्ष 2012 में पुनः प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। श्री भट्ट की कार्यकुशलता को देखते हुए देवप्रयाग विधानसभा सीट पर भाजपा ने भी उन्हें समर्थन दिया, परंतु दुर्भाग्यवश चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही एक दुर्घटना में श्री भट्ट के पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, जिससे वे क्षेत्र में जनता के मध्य नहीं पहुंच पाए। विरोधियों ने मौके का पूरा फायदा उठाया तथा इस चुनाव में श्री भट्ट कुछ मतों के अंतर से हार गए। सम्मानित दर्शकों, श्री दिवाकर भट्ट जी के कार्यों के बारे में जो उपरोक्त विवरण है वो ठीक उस प्रकार से है जैसे समुद्र में से कुछ लोटा पानी निकालना। श्री भट्ट की इतनी लंबी संघर्षमयी जीवन यात्रा है कि कहां कहां लोगों के लिए काम किया, कहां कहां जनहित में आंदोलन किए, कितना कष्ट झेला, कितनी विपत्तियां आई, कितने त्याग किए, कितनी तपस्या की, यह न तो भट्ट जी को याद हो सकता है और न मेरे जैसे मामूली आदमी के लिए संग्रह कर पाना संभव है। पर एक बात कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के फील्ड मार्शल के नाम से
अलंकृत श्री दिवाकर भट्ट के साथ कुछ क्षण खड़े होने का सौभाग्य मिलना, उन्हें एक गिलास पानी पिलाना एक सौभाग्यशाली को ही नसीब हो सकता है। उनके लिए यदि हम तिनका भर भी अगर कुछ कर पाए तो इस एहसास भर से ही गौरवानुभूति होती है। हमें गर्व है कि दिवाकर अर्थात सूर्य के नाम व सूर्य के तरह प्रकाशवान इस महान विभूति का जन्म पावन मठ मंदिरों व प्रथम प्रयाग देवप्रयाग की भूमि पर हुआ है। हम श्री भट्ट जी को सादर नमन करते हुए उनके स्वस्थ दीर्घ आयु और निरंतर सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड। और इसी एक शेर के साथ कि मिट्टी में मिला दो मुझे, जुदा मैं हो नहीं सकता, ए पहाड़ इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, तो बस मेरी आवाज में आवाज मिला दे, फिर देख इस परदेश में हो क्या नहीं सकता। नमस्कार, प्रणाम।